Hello everyone. So in the last lecture we finished chapter 5 and now we'll be starting chapter 6. Chapter 6 the second law of thermodynamics पे है हमारा just a little bit of review of what we have learned so far. Chapter 1 again basically definitions हमने सीखी, what is system, what is state, what is process, properties क्या होती हैं, कौन कौन सी important properties हैं. In chapter 2 we talked about energy, what is first law of thermodynamics or conservation of energy, heat in terms of thermodynamics हम किस तरह define करते हैं, and similarly work को in terms of thermodynamics हम किस तरह define करते हैं, and again kind of or types of work क्या क्या है. चैप्टर 3 पे हम एक्चुअल जो नॉन आइडियल बिहेवियर है हमने उससे मेनली डील किया था. फेज चेंज प्रोसेस क्या होता है, प्रॉपर्टी टेबल, कंप्रेस स्टेट क्या होती है, सुपरहीटेड स्टेट क्या होती है, एंड सिमिलरली आइडियल गैस लॉस क्या है, और इसके अलावा और क्या कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में हमने पढ़ा था, और कुछ मजीद लॉस के बारे में पढ़ा था जो कि आइडियल गैस के लिए नहीं है, जो के लिए नहीं है, रियलिस्टिक गैसेस के लिए है. फिर चैप्टर 4 में हमने क्लोज सिस्टम का एनर्जी एनालिसिस किया, कॉन्सेप्ट ऑफ सीपी एंड सीवी को हमने इंट्रोड्यूस किया, इनको किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, एयर टेबल्स को हमने विजिट किया. एंड इन चैप्टर 5 was equivalent of chapter 4 but we did it for open systems or control volumes. इसमें enthalpy का concept आया, energy and mass balances आए, and then steady and unsteady devices आई, और mainly हमें different type of steady devices देखी, और हम अपनी जो energy equation है उसको किस तरह simplify कर सकते हैं for different type of steady flow devices, वो पढ़ा. Now we come to chapter 6. इसमें हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इंट्रोड्यूस करेंगे, एंड देन वील एम्फसाइज के किसी भी प्रोसेस के होने के लिए सिर्फ उसका फर्स्ट लॉ को सेटिस्फाई करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इट मस्ट आल्सो सेटिस्फाई सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. Then some terminologies related to second law, what is a reservoir, reversible, irreversible processes, heat engine, refrigerator, heat pumps, how they behave with respect to second law of thermodynamics. Kelvin Planck and Clausius statements of thermodynamics, second law of thermodynamics. Second law of thermodynamics की बहुत सी different interpretations हैं, तो हम दो जो terms हैं और दो जो इसकी definitions हैं वो देखेंगे. Perpetual motion machines क्या होती हैं, and should they exist or should they not as per second law of thermodynamics, इस पे हम बात करेंगे. साइकिल्स और साइक्लिक डिवाइसेस जो हैं उन पे हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करेंगे. जो केल्विन स्केल है, एब्सोल्यूट थर्मोडायनामिक टेंपरेचर स्केल, उसको हम डिफाइन करेंगे कि एंड हाउ इज इट रिलेटेड टू सेकेंड लॉ. एंड फाइनली वी टॉक अबाउट कार्नोट साइकिल एंड आइडियलाइज्ड कार्नोट हीट इंजन क्या है, रेफ्रिजरेटर क्या है, हीट पंप क्या है. ठीक है. एंड फाइनली एफिशिएंसी और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को हम किस तरह डिफाइन करते हैं. सो इन दिस चैप्टर वी टॉक अबाउट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और किस तरह इवन फॉर आइडियल डिवाइसेस वो कुछ लिमिटेशंस पुट करता है, और हमारा जो आइडियल हीट इंजन है और आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल है उनकी भी क्या नाम है, शॉर्टकमिंग्स हैं और लिमिटेशंस. इंट्रोडक्शन. चैप्टर 4 और 5 में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को अप्लाई किया ओपन एंड क्लोज साइकिल्स के लिए, एंड वी डिड्यूस कि अगर हम चाहते हैं कोई भी प्रोसेस हो तो इट मस्ट सेटिस्फाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. हाउएवर अगर कोई प्रोसेस सिर्फ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को सेटिस्फाई करता है तो इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज अ कंपल्जन बट नॉट अ नेसेसरी कंडीशन कि हमारा ये प्रोसेस एक्चुअली भी अकर होगा. फॉर एग्जाम्पल हीट जो है एज पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स 100 किलो जूल हीट हॉट कॉफी से एटमॉस्फेयर में जा सकती है, एंड सिमिलरली एटमॉस्फेयर से हॉट कॉफी में भी आ सकती है. ठीक है.
अगर मैं इसे फर्स्ट लॉ लाऊं तो कोई वर्क नहीं हो रहा और जितनी भी हीट ट्रांसफर हुई है दैट शुड बी इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है, एंड दैट वुड बी द केस कि एटमॉस्फेयर से हीट ट्रांसफर हुई है तो उसका टेम्परेचर यहाँ पे थोड़ा डाउन हो गया है और इसका टेम्परेचर ज्यादा हो गया है। बट क्या असल में ऐसा होता है? नहीं, असल में हीट सिर्फ यूं फ्लो करती है। सिमिलरली अगर वायर जो है वो हीट प्रोड्यूस करती है तो अगर मैं हीट दूं तो वायर में इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो जानी चाहिए। क्या ऐसा होता है? अगेन, maybe in very specific conditions we can do that, but in general that's not the case. तो जो प्रोसेसेस हैं उनकी सीमिंगली एक डायरेक्शन है जो कि फर्स्ट लॉ नहीं बताता। फर्स्ट लॉ, एज पर फर्स्ट लॉ, ये जितने भी प्रोसेसेस हैं दे कैन अकर इन आइदर डायरेक्शन, बट दैट इज नॉट द केस इन रियलिटी। तो इस पे जो लिमिटेशन है ये एक्चुअली सेकंड लॉ लगाता है। ठीक है, द वायलेशन ऑफ सेकंड लॉ इज डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ प्रॉपर्टी कॉल्ड एंट्रोपी। सेकंड लॉ कहता है कि एंट्रोपी, लेट्स से इट सेज कि एंट्रोपी शुड ऑलवेज इंक्रीज, इट कैन नॉट डिक्रीज। तो ये जो हमारे पास हमने पीछे देखे हैं कुछ फिनोमिना, वो जिन डायरेक्शन में अकर नहीं होते वो उस डायरेक्शन में अकर हो तो एंट्रोपी को वो डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो दैट्स हाउ सेकंड लॉ डिक्टेट्स के जो प्रोसेसेस हैं उनकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है जिसमें वो अकर हो सकते हैं स्पॉन्टेनियसली, नेचुरली, but they cannot occur the other way around. The second law also asserts that energy has quality as well as quantity. First law simply states 100 kilojoule of heat and 100 kilojoule of work are equivalent. However, second law dictates, and similarly first law says 100 kilojoule of heat at 10 degrees centigrade is equal to 100 kilojoule of heat at, let's say, 80 degrees centigrade. However, second law says कि नहीं, ऐसा नहीं है। वर्क और हीट की डिफरेंट क्वालिटीज हैं। हीट एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड हीट एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड हैज डिफरेंट क्वालिटीज। तो जब हमने ओवरऑल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को एनालाइज करना है तो हमने क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी का भी ख्याल रखना है। The second law places theoretical limits on performance of commonly used engineering devices. Let's say we talk about car engine. It is a very commonly used engineering device. As per first law, it can be 100% efficient. However, as per second law, it cannot be 100% efficient. It can be, let's say, 80% efficient. Even if we see it in an ideal manner. अगर हम frictional losses को ना भी in account लें, even then, a car engine cannot be 100% efficient. Let's talk about some terminologies. Thermal reservoir. Thermal reservoir is a hypothetical. It is an ideal or hypothetical body with a relatively large thermal energy capacity, which is mass times specific heat, which essentially means अगर हम इसको लिखें Q is equal to mc delta T, ये हमारे पास इक्वेशन है, और डेल्टा T is equal to Q divided by mc। इस mc को ये कह रहा है एनर्जी कैपेसिटी। अगर इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है तो हम बहुत ज्यादा हीट देंगे तब भी डेल्टा T बहुत कम होगा। दिस इज व्हाट एसेंशियली डिफाइंस रेजर्वॉयर। रेजर्वॉयर एक ऐसी बॉडी है जिसपे हम बहुत ज्यादा हीट दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। ठीक है, such a body is called thermal energy reservoir or just a reservoir. A reservoir that supplies energy, जिससे हम एनर्जी ले रहे हैं, we call it a source, or let's say a furnace, a boiler, इस पे हम काफी ज्यादा एनर्जी ले सकते हैं without affecting its temperature because it has a constant source of heat. A reservoir that absorbs energy is called a sink. Our atmosphere, ocean, rivers, lakes are a sink, and we know that
अगर मैं लेट्स से गाड़ी कॉन्स्टेंटली धुआं एटमॉस्फेयर पे भेज रही है, लेकिन फर्नेसेस हर चीज एटमॉस्फेयर पे कॉन्स्टेंटली हीट रिजेक्ट कर रही है, but so far I think we have been able to change the atmosphere temperature by only 0.8 degrees. So atmosphere is a very good sink. It can accept large amount of heat without changing its temperature. थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर्स के लिए हम हीट रिजर्वॉयर्स की टर्म भी यूज करते हैं, सिंस बेसिकली उससे हम हीट ले रहे हैं और हीट दे रहे हैं। उसमें हीट इंजन जो हमारे पास हैं या अदर हमारे पास रेफ्रिजरेटर्स हैं, इस तरह के जितने भी साइक्लिक डिवाइसेस हैं, इनमें जनरली एक फ्लूइड होता है जो हीट एब्जॉर्ब करता है सोर्स से और सिंक में रिजेक्ट करता है। इस तरह की जो उसमें जो वर्किंग फ्लूइड है उसको हम वर्किंग फ्लूइड कहते हैं। लेट्स से इंजन में एयर होती है, एयर कंडीशनर में हमारे पास रेफ्रिजरेंट होता है, इनको हम वर्किंग फ्लूइड कहते हैं, हीट इंजन। अगर मेरे पास एक फ्लास्क है, उसमें वाटर है, उसमें मैं एक स्टर करता हूँ, मिक्सर है मेरे पास, उससे मैं स्टर करता हूँ अगर वाटर को तेज, तो वी ऑल नो कि यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास ये मिक्सर है, ये जब वाटर मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करता है तो ड्यू टू विस्कोसिटी, ड्यू टू फ्रिक्शन हीट जनरेट होती है। तो वर्क को मैंने हीट में कन्वर्ट कर दिया। हाउएवर अगर मेरे पास ये वाटर है, इसको मैं हीट करूं तो क्या ये शाफ्ट घूमने लग जाएगी? क्या मुझे वर्क आउटपुट मिलेगा? नहीं मिलेगा। एंड इट इज अ वेरी जनरल फिनोमिना कि वर्क को हीट में कन्वर्ट करना इज प्रीटी इजी। हाउएवर हीट को वर्क में कन्वर्ट करना इज नॉट दैट इजी। हीट को हमने अगर वर्क में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हमें बड़ी स्पेशलाइज्ड डिवाइस चाहिए जिनका एक प्रॉपर मैकेनिज्म है। Such devices are called heat engines, which can convert heat into work. Most common example is car engine. Heat engine की क्या properties हैं? They receive heat from a high temperature source, solar energy, oil furnace, nuclear reactor. गाड़ी के केस में आपके पास क्या है? पेट्रोल, burning petrol और gas. They convert part of this heat to work. ठीक है, इस हमने heat generate किया है, उसका एक part गाड़ी के इंजन की ही एग्जांपल ले लेते हैं, वो वर्क में कन्वर्ट करता है, which ultimately is transmitted to the tires. They reject the remaining waste heat to low temperature sink the atmosphere. Exhaust gases जो है हमारे पास गाड़ी से निकलती भी, स्टिल उनमें हीट होती है, वो फिर काफी गर्म होती है। ठीक है, तो हम कुछ हीट को एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट कर रहे हैं। सिमिलर फिनोमिना इज ऑब्जर्व्ड जब हम एक स्टीम टरबाइन को रन कर रहे हैं पावर प्लांट में। ठीक है, तो ओवरऑल दे वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल, दे ऑपरेट ऑन अ साइकिल और ये साइकिल रिपीट होता है। सही, गाड़ी ये थोड़ा डिफरेंस इसलिए क्योंकि हम उसमें जो हमारे पास वर्किंग फ्लूइड है एयर, उसको हम एग्जॉस्ट कर देते हैं। हम उसको वापस जो इनिशियल कंडीशन साइकिल के लिए इट्स इंपॉर्टेंट कि हम जिस पॉइंट पे चले हैं उसी पॉइंट पे वापस आ जाए। However, in the case of a car, हमारा सर्कल कंप्लीट नहीं होता, हम एग्जॉस्ट करके साइकिल खत्म कर देते हैं और फिर यहां से स्टार्ट करते हैं। तो इट्स नॉट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अ साइकिल। हाउएवर कार में जो फिनोमिना हो रहा है उसको हम एज अ साइकिल मॉडल कर सकते हैं। थर्मो 2 का एक कॉन्सेप्ट हम उसमें आपसे डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों पॉसिबल है, बट फॉर नाउ वी जस्ट अज्यूम के क्योंकि उसमें सेम प्रोसेस रिपीटेडली हो रहा है तो इट्स अ साइकिल। सो दिस इज अ हीट इंजन। स्टीम पावर प्लांट में भी इसी तरह हो रहा है। हमारे पास बॉयलर होता है जिसमें हम सबसे पहले स्टीम प्रोड्यूस करते हैं, पानी बॉयलर लेता है, स्टीम प्रोड्यूस करता है और हमें एक हीट सोर्स से जो कि बॉयलर में लेट्स से कोल बर्न हो रहा है या नेचुरल गैस बर्न हो रही है या कुछ भी बर्न हो रहा है, लेट्स से वुड बर्न हो रही है, वो हीट सोर्स है, दैट इज अ रेजर्वॉयर जिसमें हीट हमें इनपुट ले रहे हैं, फिर वो स्टीम टरबाइन के थ्रू होके वर्क प्रोड्यूस कर रही है और फिर वो कंडेंसर में जाके स्टीम कूल डाउन हो रही है। कूल डाउन
बेसिकली हीट रिजेक्शन टू एटमॉस्फेयर है, और अगेन वो पानी वापस बॉयलर में चला जाता है, तो इट्स अ साइकिल। ठीक है, इसमें हम वाटर को इस स्टेट से लेके घुमा के इसी स्टेट में वापस ला रहे हैं, तो इट इज एन एक्चुअल साइकिल। इट फिट्स परफेक्टली इनटू द डेफिनेशन ऑफ हीट इंजन का। गाड़ी में हमने क्या डिफरेंस देखा था कि उसमें जब एग्जॉस्ट करते हैं तो वो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग साइकिल कंप्लीट नहीं हो रहा। थर्मल एफिशिएंसी सिंपली वर्क नेट को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, जितना हम वर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं माइनस जितना हमने वर्क इनपुट लिया, डेल्टा यू जीरो, क्योंकि हम अब साइकिल की बात कर रहे हैं। जब साइकिल है तो जो सिस्टम है वो अपनी इनिशियल स्टेट पे वापस आ गया है, क्योंकि यू इज अ स्टेट प्रॉपर्टी, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस। तो अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाऊं, which is simply let's say Q minus W is equal to change in internal energy, ये जीरो हो गया तो सिंपली वर्क इज इक्वल टू हीट। ठीक है, हीट सप्लाइड इज इक्वल टू वर्क प्रोड्यूस्ड। The net output produced by the engine is always less than the amount of heat input। क्यों? क्योंकि हीट इनपुट में से हम हीट आउट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और फर्दर मोर इस चैप्टर का मकसद भी यही है, हम आगे देखेंगे जब भी हम हीट इनपुट करते हैं, वर्क प्रोड्यूस करते हैं, तो हमें हमेशा हीट आउट करनी पड़ती है, एंड हेंस वर्क आउटपुट इज ऑलवेज लेस देन हीट इनपुट। ओनली पार्ट ऑफ द हीट ट्रांसफर इज कन्वर्टेड टू वर्क। तो इसी एफिशिएंसी को हम अगर इवेल्युएट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं दैट इज थर्मल एफिशिएंसी, एंड थर्मल ईटा थर्मल। सिंपल नेट वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल हीट इनपुट, वर्क नेट आउट डिवाइडेड बाय क्यू इन। और ये प्योरली इंजन की एफिशिएंसी है। गाड़ी की अगर हम बात करें तो उसमें हमने कितना फ्यूल बर्न करके हीट प्रोड्यूस की है वो यहाँ पे आ जाएगी, और ऊपर वर्क नेट आउटपुट आ जाएगा। अगर हम ओवरऑल गाड़ी को देखें तो उसमें फ्रिक्शनल लॉसेस भी आ रहे हैं। इंजन में जब ट्रांसमिशन में गया, गियर्स में एनर्जी गई, फिर एक्सल में गई, फिर टायर्स में गई, फिर रोड है, तो इस सब में मजीद फ्रिक्शन लॉसेस भी आ रहे हैं। हम उस तरह के लॉसेस को नहीं देख रहे, हम सिर्फ इंजन की परफॉर्मेंस देख रहे हैं कि हमने कितनी हीट इनपुट दी। अगेन उसमें मजीद हम ये भी नहीं देख रहे। इस केस में चैप्टर 2 में हमने पढ़ी थी कैलोरीफिक वैल्यू एंड कंबस्टन एफिशिएंसी, कि जो फ्यूल है वो 100% बर्न नहीं होता इन जनरली। अगर वो 100 किलो जूल प्रोड्यूस कर सकता है तो हो सकता है फ्यूल इस तरह बर्न हो कि वो सिर्फ 90 किलो जूल प्रोड्यूस करे, उस और जो थोड़ा सा फ्यूल है वो अनबर्न, बर्न हुए बगैर ही हम एग्जॉस्ट कर दें, उसको जाया कर। तो इस तरह के अभी हम किसी भी एक्चुअल फिनोमिना की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि कितनी हीट हमने दी इंजन को और उसमें से कितना उसने वर्क प्रोड्यूस किया। एंड दिस इज आल्सो नॉट 100%, इवन इन एन आइडियल सिनेरियो हमने जितनी हीट प्रोड्यूस की वो सारा का सारा वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो उसकी जो रेशियो है दैट इज थर्मल एफिशिएंसी। वर्क नेट हमने देखा था पिछली स्लाइड में, उसको मैं क्यू इन माइनस क्यू आउट लिख सकता हूँ। इसमें मैं अगर क्यू इन को अलग अलग डिवाइड कर दूं तो इट बिकम्स 1 माइनस क्यू आउट बाय क्यू इन। साइक्लिंग डिवाइसेस ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट, हम किन किन की बात करेंगे? हीट इंजन्स की बात करेंगे, रेफ्रिजरेटर्स की बात करेंगे, हीट पंप्स की बात करेंगे। दे जनरली ऑपरेट बिटवीन अ हाई टेम्परेचर रिजर्वॉयर, ठीक है, जिसका टेम्परेचर लेट्स से TH है, एंड अ लो टेम्परेचर मीडियम और रिजर्वॉयर जिसका टेम्परेचर TL है। अगेन QH और QL हम टर्म्स यूज करेंगे। QH is simply heat input from high temperature reservoir which is at TH, and QL is heat rejected to the low temperature reservoir which is GL. High temperature reservoir, low temperature reservoir, we call it source, we call it sink, depending upon our heat engine, ठीक है, और our temperature of source and temperature of our sink, different amount of heat is converted to work. ये जो हमारा हीट इंजन है अगर आइडियल हो तो डिपेंड्स ऑन सोर्स एंड सिंक कि उनका क्या टेम्परेचर है। ये 100 किलो जूल इसने हीट ली, सिर्फ 20 किलो जूल वर्क में कन्वर्ट की, बाकी 80 किलो जूल
सिंक को दे दी, तो एज पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने कुछ एनर्जी लूज नहीं की, 100 किलो जूल एनर्जी थी, 20 को वर्क में कन्वर्ट किया, बाकी 80 को हमने इन द टर्म्स ऑफ हीट ही रहने दिया। बट एज पर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने एंट्रोपी लूज की है, हमने क्वालिटी लूज की है, जिस पे हम आगे बात करेंगे। तो 20% कन्वर्ट की, इसने 30% कन्वर्ट की, तो इसकी एफिशिएंसी 30% है, इसकी एफिशिएंसी 20% है। अगेन हमारे पास एक ऐसा ही इंजन भी हो सकता है जो कि 55% कन्वर्ट करे, ठीक है। अब ये एक्चुअल सिनेरियो है कि हमारे पास फर्नेस है as a source or as a reservoir, sorry, as a sink we have atmosphere. अगेन वही इक्वेशंस हैं, Q out को हमने यहाँ QL लिख लिया है और Q in को हमने QH लिख लिया है। The thermal efficiency of a heat engine is always less than unity since both QL and QH are defined as positive, ठीक है। QL भी पॉजिटिव है, QH भी पॉजिटिव है, तो ये क्वांटिटी ये हमेशा जीरो से ज्यादा होगी। ये जीरो कब होगी? जब QL जीरो हो, अगेन not possible, या QH infinity हो, again it is not possible. Even the most efficient heat engines reject almost 1/2 of the energy they receive as waste heat. जो हमारे पास सबसे ज्यादा एफिशिएंट हीट इंजन है वो भी रफली 50% ऑफ द हीट को रिजेक्ट कर देते हैं, उसको वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाते। कैन वी सेव क्यू आउट, इस पे हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन व्हाट्सएप मी, we'll also organize a question answer session. So till then, watch the lecture and take care.